दोस्तों बहुत नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राजन पांडे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का दिन बड़ा ही राजनीतिक गतिविधियों वाला रहा। आप सबने देखा ही होगा और एक तरह से आप मान लें कि भाजपा ने भी चुनावी आगाज कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा साहब आज मध्य प्रदेश के खरगोन में गरजे, तो अमित शाह जी ने राजस्थान में मोर्चा संभाला। राजस्थान में उन्होंने बहुत सी कुछ ऐसे बातें की जो जिसके लिए गहलोत सरकार को तुरंत से फिर जवाब देना पड़ा और गहलोत साहब के समर्थन में बट ऑब्वियस है कि कांग्रेस पार्टी को भी उतरना पड़ा, जिसमें उनके नेता जयराम रमेश जी ने भी कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी सरकार का बचाव किया। खैर साहब, चुनाव हैं, अब जैसे जैसे डेट नज़दीक आएगी इस प्रकार के हमले और बचाव ये सब चलता रहेगा, जीवन का एक आम हिस्सा बनने वाला है। इस दौरान साहब जो लेटेस्ट न्यूज़ मैंने देखी थी कि शायद है कि राहुल गांधी जी अपने मणिपुर दौरे को समाप्त करके वापस आ गए हैं। आने के बाद एक वही जनरल जो अपील रहती नेताओं की, वैसी एक अपील की उन्होंने कि मणिपुर को शांति की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी को वहाँ पे जो प्रभावित हैं उनके खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, दवाइयों की व्यवस्था, यह सब सुचारू ढंग से उनको मिल सके, ऐसे करके उन्होंने एक अपील की। तो जिसको आप ले सकते हैं कि किसी भी एक राजनेता की अगर वो किसी भी ऐसे दंगा प्रभावित स्थान पर जाता है तो एक अपील वह करता ही है। और कुछ एक ऐसा कुछ पॉजिटिव निकल कर आया हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया साहब। आपके समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यह अवश्य हुआ कि हाँ, राहुल गांधी जी की नेतागिरी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इससे इस दौरे से और उसमें और निखार आ गया, उसमें और चमक आ गई। और इस दौरान साहब वहाँ के आज दोपहर में जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के बीरेन सिंह, तो उन्होंने पहले एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया कि मैंने राज्यपाल जी से मिलने का समय मांगा है। तो मुझे तो यही लगा कि शायद है कि वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा। अब बाद में पता चला कि नहीं साहब, उनके इस्तीफा देने से पहले ही उनके समर्थकों ने उनसे इस्तीफा छीन लिया और उसको फाड़ कर बिल्कुल कचरा कर दिया, जिसका आप लोगों ने भी फोटो शायद देखी होगी। मैंने मैंने देखी थी ट्विटर पर। तो साहब इसका उपहास उड़ाने के लिए बहुत से नेता मैदान में आ गए कि आपने देखी है कभी ऐसी नौटंकी, यह इस्तीफा नहीं था, महज एक नौटंकी थी। तो साहब मैं एक आम आदमी की हैसियत से बताता हूँ कि ऐसी मैंने बहुत सी नौटंकियां देखी हैं। बहुत सी नौटंकियां देखी हैं। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस समय पर सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद को ठुकराया था और मनमोहन सिंह जी को पास ऑन की थी पीएम की कुर्सी, उस समय पर भी मैंने देखी थी कुछ इसी प्रकार की बातें। और उसके बाद फिर जब राहुल गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर ठुकराया था, चुनाव दर चुनाव वे हारते जा रहे थे और जब यह था कि अब क्या किया जाए, मतलब कैसे भी करके गांधी परिवार की प्रतिष्ठा बचानी थी, तो राहुल गांधी जी ने प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद भी वो वैसी ही कुछ आपकी भाषा में बोल रहा हूं मैं, नौटंकी तब भी देखी थी। और उसके बाद एक और पार्टी समाजवादी पार्टी के उस समय जब कुछ विवाद चल रहा था तो पारिवारिक विवाद, परंतु अध्यक्ष पद को लेकर ही था। तो लखनऊ में जहां पर वह अधिवेशन हो रहा था तो उसके बाहर भी नौटंकी देखी थी। ऐसे अनगिनत इंसिडेंट्स भरे पड़े हैं कि जब कोई नेता, हाँ अभी और रिसेंटली अगर जब अभी शरद पवार जी ने इस्तीफा दिया था तो जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने हो हल्ला मचाया था, हंगामा मचाया था, जबकि उनके अपने ही पार्टी के कद्दावर नेता अजित दादा पवार जी मना कर रहे थे, उस समय भी कार्यकर्ताओं को उसी प्रकार से हंगामा करते हुए देखा था।
तो साहब आप बुरा ना माने, मगर आप सबके ही प्रश्नों का ये जवाब है कि यह जो घटनाक्रम आज एन बीरेन सिंह जी के साथ हुआ, यह आम जनमानस में पहले से ही है, बसा हुआ है कि कोई नेता इस्तीफा देगा तो उसके समर्थन में कुछ लोग आएंगे, वे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, दबाव बनाएंगे। अच्छा, उनके दबाव में फिर वो नेता इस्तीफा वापस ले लेता है और चीजें फिर से वैसे की वैसे चलने लग जाती है। तो यह कहना कि ये कोई नई बात थी, नहीं साहब, व्यक्तिगत तौर से मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। यह एक परिपाटी है जो पहले भी चल रही थी, आगे भी चलेगी। खैर साहब, इसके आगे हम लोग बात करते हैं। तो फिर उसके बाद साहब हम लोग की बात आ जाती है अब मोदी जी पर। आपको पहले बता दिया, खरगोन में तो नड्डा साहब, शिवराज मामा जी ने मोर्चा संभाला, राजस्थान में अमित शाह जी ने मोर्चा संभाला। हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? प्रधानमंत्री जी थे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसके लिए बाकायदे उन्होंने मेट्रो से सवारी करते हुए वे अपने गंतव्य तक पहुंचे। साथ में उनके मैंने छात्रों को भी देखा। फिर बाद में उन छात्रों को संबोधित भी किया प्रधानमंत्री जी ने। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही साहब, मैंने कहीं पे नोट भी की थी। यस, जिसके पास ज्ञान है वह बलवान है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में कही। और इसके अलावा भी कुछ बातें उन्होंने की, जैसे कि भारत विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है। 2047 तक भारत विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में होगा। और जो भारत में पिछले 9 सालों की वे बात करते हुए बताए कि जो नई आईआईटीज, एम्स उन्होंने बनवाए हैं, यह सब नए भारत के, न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताने से नहीं चूके कि 2014 से पहले 12 यूनिवर्सिटी होती थी और उसके बाद आज की डेट में भारत में 45 यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं। तो अगर इनकी इन बातों को मैं थोड़ा उसको हम लोग थोड़ा चुनावी उस पर देखें तो कुछ यूं प्रतीत होता है कि जैसे मोदी जी अपनी प्रोग्रेस कार्ड, जो अपनी जनसभा में वो बोलते भी थे कि मैं आप सबके बीच में आऊंगा तो अपना प्रोग्रेस कार्ड लेकर आऊंगा, तो ऐसा लगता है कि मोदी साहब या भाजपा जब चुनाव में जाएगी तो वे अपने जो पिछले 10 सालों में उन्होंने काम किए हैं, इस दशक में जो उन्होंने काम किए हैं, वे उसके सहारे चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि एक जनसभा में मोदी जी ने यह भी कहा था कि अगला चुनाव जो होगा वह गरीबों, वंचितों और शोषितों के को आधार बनाकर लड़ा जाएगा। अब साहब ये तो जब समय और चुनाव और नजदीक आएंगे तब क्लियर होगा कि चुनाव का असल मुद्दा क्या होगा। वैसे उन्होंने यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाकर एक तरह से अपना चुनावी मुद्दा स्पष्ट कर दिया है, जिसके समर्थन में मैं कंफर्म रूप से नहीं कहता, परंतु आज मैंने देखा कि शिवसेना उद्धव गुट वह समर्थन में आ गया है। और इसी के साथ धामी सरकार उत्तराखंड, वे उन्होंने तो बाकायदे अपना ड्राफ्ट भी बना लिया है, ऐसा उन्होंने बताया, और वे जल्दी ही उसको पेश करने वाले हैं। तो शायद है कि गोवा का तो मैं श्योर हूं कि गोवा में तो यूसीसी पहले से ही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही है, और वहां पर वहां के जितने भी गोवा के नागरिक हैं, मैं गोवा गया भी हूं, तो वहां पे सभी खुश हैं, प्रसन्न हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तो उत्तराखंड शायद एक ही दूसरा स्टेट हो जाएगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। और इस बहती गंगा में शिवराज सिंह चौहान भी चूकने वाले नहीं थे, तो उन्होंने भी एक इशारा कर दिया है कि बहुत जल्दी, और शायद है कि जो अभी आगामी विधानसभा चुनाव हैं नवंबर में, उससे पहले वे भी यूसीसी ड्राफ्ट ले आएंगे और शायद है कि अमल में भी आ जाएगा। अब यह तो देखने की बात रहेगी कि क्या शिवराज मामा इतनी जल्दी
यूसीसी ड्राफ्ट लाकर पारित कराकर मध्य प्रदेश में लागू कर पाएंगे। इसके साथ साथ अभी जो मैंने एक बात कही थी कि जैसे मोदी साहब का कहना है कि जिसके पास ज्ञान है वह बलवान है, एक बड़ी दर्दनाक घटना याद आ गई जो आज से 830 साल पहले हुई थी। वो हुई थी साहब नालंदा, आज के बिहार में, जब हमारी करीब 9 मिलियन, आप 90 लाख, आप मोटा माटी उसको थोड़ा सा पकड़ लीजिए कि 1 करोड़ के करीब पुस्तकों को जला दिया गया था एक सिरफिरे शासक के द्वारा जला दिया गया था। यह सीन कैसे याद आया? यह सीन याद आया कि फ्रांस आज जो जिस आग में जल रहा है, उसके शहर मार्सेली इन फ्रांस, यस, मार्सेली में एक जो वहाँ की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसको आग के हवाले कर दिया गया दंगाइयों द्वारा। और यह बड़े एक दुख की बात है साहब कि जब देखिए, किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं, और एक किसी ने बहुत अच्छी बात कही, नॉलेज इज एवरीथिंग, द विलन अंडरस्टैंड्स दिस मोर देन द विक्टिम्स। जो ये दुर्जन होते हैं ना, इनको यह चीज जो लोगों को ज्ञान दे, लोगों के ज्ञान चक्षु खोले, उनको वही चीज सबसे ज्यादा नागवार गुजरती है। कहा भी गया है कि कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है, तो शायद है कि वे कलम को तोड़ना चाहते हैं। खैर, सभ्य समाज में ऐसे लोग ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं, वे हाशिए पर चले ही जाते हैं, बट हाँ, तब तक दर्द तो लोगों को जरूर देकर जाते हैं। खैर साहब, तो अब बात करते हैं हम चुनावी समर की, जो अब ऑलमोस्ट उसमें आज बहुत नहीं, सिर्फ इतनी ही बातें थी कि अमित शाह जी ने राजस्थान में एक जनसभा को जब यह संवाद किया उन्होंने कि अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनते हैं तो भ्रष्टाचार देश की नियति बन जाएगा। तो साहब देखिए, उनके पीछे एक कारण है कि अगर आप जब वाजपेयी साहब के बाद मनमोहन सिंह जी का एक दशक याद करें, 2004 से 2014 तक का, तो वह शायद है कि आजाद भारत का सबसे भ्रष्ट काल था। इतने घोटाले तो मतलब शायद है कि आज की जनरेशन ने तो सुना भी नहीं होगा, जितने घोटाले उस समय पर हुए थे। तो उसी की याद, एक तरह से आप ऐसा कह लीजिए, अमित शाह जी ने अपने उस वक्तव्य से लोगों के जहन में जगा दिया। खैर, अब ये तो जनता को तय करना है कि उन्हें किस प्रकार की सरकार चाहिए, कैसी सरकार चाहिए, कौन उसका मुखिया होगा, यह तो सब समय के गर्भ में है। इस बीच में साहब, शायद है कि पहले मैंने भी उल्लेखित किया कि पुतिन साहब ने अभी मेक इन इंडिया की बड़ी तारीफ की, स्वागत किया, और उसके साथ ही और जो भारतीय प्रधानमंत्री जी हमारे, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत की छवि जो उन्होंने बनाई है, जिसके लिए शायद है कि जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। तो मैं एक संदेश जरूर देना चाहूँगा इस माध्यम से कि जो ये चुनाव हैं, वे फॉरेन के लीडर्स या फॉरेनर्स वे वोट नहीं करने आएंगे। वोट भारतीय ही करेंगे, भारतीय वोटर्स ही करेंगे, और सिर्फ विकास के आधार पर, विकास को मुद्दा बनाकर भारत जैसे देश में, जो कि जैसे बताया जाता है कि डाइवर्सिफाइड कल्चर, तो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड माइंड भी है, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। अब मैं राजनीतिज्ञों को तो मैं कोई चीज ना बता सकता हूँ, ना कुछ सिखा सकता हूँ, बस एक आम व्यक्ति की बात बता सकता हूँ
There are many factors, those who contribute in winning the elections. शायद है कि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होगी, बट द मैसेज इज आई थिंक लाउड एंड क्लियर कि बहुत से और दूसरे फैक्टर्स होते हैं भारत में जो कि चुनाव जिताते हैं या हराते हैं। आई होप अगर आप सबको मेरा यह संवाद पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।